Good morning, students. Today we will do worksheet number 70, which is scheduled for 21st December, and it is taken from chapter Our Environment. This is first worksheet of this chapter. Ecosystem, the entire interacting organism in an area together with the non-living constituents. कोई organism नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है और नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर जो फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर रहते हैं, कुछ पार्ट उसमें नॉन लिविंग होगा, कुछ पार्ट उसमें लिविंग होगा और वो मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमें पढ़ना है इस वर्कशीट में और फूड चेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो होते हैं जो अपने आप ऑपरेट होते हैं, जिसमें मैन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे क्रोफिल्ड। नेचुरल इकोसिस्टम, दीज इकोसिस्टम ऑपरेट बाय देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशंस। जो नेचुरल कंडीशंस हैं उनमें ये अपने आप ऑपरेट होते हैं, इनमें मैन का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैबिटेट, these are further divided as terrestrial, aquatic, fresh water। ये कैटेगरीज अलग अलग या एग्जाम्पल देने के लिए हैं कि किस टाइप के इकोसिस्टम फॉर्म हो सकते हैं। इकोसिस्टम एक छोटी सी वाटर की ड्रॉप में भी बन सकता है और इकोसिस्टम बहुत बड़ा साइज़ का भी हो सकता है, पूरा डेजर्ट एरिया, ग्रासलैंड है, कोई फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा भी फॉरेस्ट होता है। तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, बायोटिक और अबायोटिक। ये कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको कुछ कंपोनेंट्स के नाम दिए जाते हैं और उसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर आपको सेग्रीगेट करने के लिए बोला जाता है। तो हमें पता होना चाहिए बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें प्लांट, ह्यूमन बींग, फंजाई, जितनी भी लिविंग होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये सारी चीज़ बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे जो नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के, वो आएंगे। इसके एग्जांपल हैं सॉइल, सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर या कोई भी इनऑर्गेनिक इन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहते अपने फूड के लिए, किसी भी लिविंग पर। लेकिन यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं, इनकी फिर दो कैटेगरी हम बना सकते हैं, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर जो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और डिकम्पोजर जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे इसमें। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। और बायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ये सारे हो सकते हैं। यहाँ कुछ बेसिक टर्म हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड। कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, हर्बीवोरस और कार्निवोरस आ सकते हैं इसमें। प्रोड्यूसर जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट होंगे। प्लांट दैट मेक देयर ओन फूड थ्रू सनलाइट, एयर, वाटर, नॉन लिविंग कंपोनेंट से अपना फूड बनाने वाले। डिकम्पोजर, organism that can break down plant and animals so that they may be reused। डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग पार्ट्स को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं प्लांट और एनिमल्स को, उनकी डेड बॉडीज़ को, ताकि उन न्यूट्रिएंट्स को हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकें। हर्बीवोर, प्लांट ईटिंग एनिमल। ओमनीवोर जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। और कार्निवोर वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। दैट ईट ओनली एनिमल्स, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं वो कार्निवोर की कैटेगरी में होंगे। इन सब की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर। प्रोड्यूसर्स,
ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स दीज आर हर्बीवोर एंड इनडायरेक्टली मीन्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि कार्निवोर क्या खाएंगे, हर्बीवोर्स को खाते हैं और हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट। तो इनडायरेक्टली जो कार्निवोर्स हैं वो भी किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर। कंज्यूमर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये हम पहले देख चुके हैं क्या होती हैं ये टर्म्स, इनकी डेफिनेशन भी हमें आनी चाहिए विद एग्जाम्पल। पैरासाइट्स live on body of host and take food from it like lice and cascota। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी पर रहते हैं जिसे होस्ट बोला जाता है और उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। डिकम्पोजर्स include organisms which decompose the dead plant and animal, example bacteria, fungi। These help in the replenishment of natural resources। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जो किसी भी बॉडी में, प्लांट या एनिमल की बॉडी में हैं, उनको दोबारा से एनवायरनमेंट में भेजने का काम करते हैं। ये एक तरह से स्क्वेंजर्स होते हैं ये, जो सफाई करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की। अगर डिकम्पोजिंग नहीं होगी किसी भी बॉडी की, प्लांट या एनिमल, तो दोबारा से न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएंगे, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डिकम्पोजर्स जो हैं हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट टर्म जो हमें पढ़नी है वो है फूड चेन। फूड चेन बहुत सिंपल है। फूड चेन एक ऐसी चेन है जो ये बताती है कि कौन किसे खाता है और वो किसका फूड है। फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एज फूड। ग्रास को कौन खाएगा, डियर, और डियर को कौन खाएगा, लॉयन। तो ये एक 3 ट्रॉपिकल लेवल वाली मतलब कि 3 जिसमें पार्ट्स हैं, ऐसी चेन हो गई, ठीक है। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ये हमारे ट्रॉफिक लेवल हैं। कई बार एग्जाम में आता है 3 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन लिखो या 4 वाली लिखो, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कितने ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन का एग्जाम्पल मांगा है। बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन भी, और एग्जाम्पल आप इसके खुद बहुत सारे बना सकते हैं। एक और टर्म इसमें, कई बार क्या होता है, जैसे डियर है, डियर को लॉयन ने भी खा लिया, डियर को टाइगर ने भी खा लिया। तो यहाँ पर अगर एक ऑर्गेनिज्म कई फूड चेन का पार्ट हो जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी फूड चेन जब आपस में कनेक्ट होती हैं उसे हम बोलते हैं फूड वेब। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिकल लेवल, जो ट्रॉफिक लेवल है इस पर किस तरह से एनर्जी की मूवमेंट होती है वो हमें देखनी है। एक्चुअली ये 10% लॉ के अकॉर्डिंग होती है। 10% लॉ का मतलब है, अगर ग्रास के अंदर सपोज करो 100 जूल एनर्जी है, डियर अगर इसको खाएगा तो डियर के पास जो एनर्जी जाएगी वो कितनी होगी, इसका सिर्फ 10%, यानी कि 10 जूल। और अगर लॉयन इस डियर को खाता है तो यहाँ पर सिर्फ 1 जूल एनर्जी पास होगी। 10% है ये हर बार, यानी कि ये जो 10 है ये 100 का 10% है और 1 जो है 10 का 10% है। बाकी जो 90% एनर्जी है वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की हीट को बनाए रखने के लिए यूटिलाइज करता है, और इसीलिए वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाती। जो मसल्स के फॉर्म में स्टोर रहती है वो सिर्फ कितनी है, 10% है। हर लेवल पर एनर्जी जो है कम होती जाएगी। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है यूनि, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करती है एनर्जी, यहाँ से प्रोड्यूसर से कार्निवोरस की तरफ, और ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ द सनलाइट। किसी भी ग्रीन प्लांट पर जो सनलाइट फॉल होती है उसका सिर्फ 1% पार्ट वो कन्वर्ट कर पाता है फूड में। यानी कि ग्रीन प्लांट के ऊपर जितनी एनर्जी फॉल होगी, जितनी सनलाइट फॉल होती है, उसका 1% वो कन्वर्ट करता है फूड में, स्टोर करता है उसे। 10% लॉ
only 10% energy is transferred to next trophic level. 90% energy is used in life processes or in maintaining body temperature. Due to gradual decreases in energy, food chain contain 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल. अगर ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे तो इसके बाद वाला जो ट्रॉफिक लेवल होगा उसके पास एनर्जी पहुँचेगी ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी. यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं. सन के पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 1% कितना हुआ, यहाँ कितना है ये 10,000 जूल अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, इसका 10% हमें निकालना है, वो हो जाएगा 1000 जूल जो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स के पास जाएगा. और इस एनर्जी का 10% हर बार एक एक ज़ीरो हम कम कर रहे हैं. यहाँ पर ये देखिए ज़रा, यहाँ कितनी ज़ीरो हैं, 4. 10% में क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो और हटा दो, 1000. अब इसका जब हम 10% निकालेंगे तो यहाँ एक ज़ीरो और हट गई, 100 जूल. अब नेक्स्ट लेवल पर कितना हो गया, 10. अगर यहाँ टर्शरी के बाद कोई और लेवल भी होता है तो वहाँ पर सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही मिलेगी अगर इस एनिमल को कोई खाता है तो इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रॉपिक लेवल में तो यहाँ पर जो एनर्जी का अमाउंट है वो डिक्रीज़ करता है. इसीलिए जितना हम प्रोड्यूसर के नियर होंगे उतनी ही हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी. जो हर्बीवोर होते हैं उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कंपेयर टू कार्निवोरस. ठीक है, ये लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको याद करना होगा. इसकी डेफिनेशन भी आप याद करेंगे और साथ में इसे एक्सप्लेन भी करना आपको आना चाहिए. नेक्स्ट जो टर्म हमें पढ़नी है वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ये क्या होती है, एक्चुअली जो केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते और पूरी लाइफ स्टोर होते रहते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन. दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इसका मतलब ये है कि अगर एक सिंपल सी फूड चेन है, जैसे यहाँ ग्रास है, ग्रास के बाद डियर और उसके बाद लॉयन, तो ग्रास पर जितने भी फर्टिलाइज़र जितने भी केमिकल्स होंगे वो सारे के सारे, डियर एक दिन तो घास खाएगा नहीं, डेली खाएगा, तो डेली जितनी भी घास वो खा रहा है सारे के सारे फर्टिलाइज़र कहाँ स्टोर हो गए, इसकी बॉडी में. अब जो लॉयन है सिर्फ एक डियर से काम चलाएगा नहीं, जितने भी डियर ये खाएगा, जितने भी एनिमल्स ये खाता है, उन सब की बॉडी में जितने भी पेस्टिसाइड्स होंगे वो सारे प्लस होते जाएंगे और लॉयन की बॉडी में स्टोर हो जाएंगे. तो जितना हायर लेवल पे होंगे उतना ही जो केमिकल्स है वो कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा हायर लेवल पर. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है, ज़्यादातर जो टॉपर्स होते हैं, जो ट्रॉपिक लेवल में टॉपर्स होंगे उनकी बॉडी में मिलती है. ह्यूमन बीइंग भी उनमें से एक है. मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज़ फाउंड इन ह्यूमन एज दे आर टॉप ऑफ द फूड चेन्स. और यही रीज़न है कि इन केमिकल्स का बॉडी में स्टोर होने की वजह से ही कैंसर जैसी जो डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं. और इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोग चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड खाएं जहाँ पर केमिकल्स का कम से कम यूज़ हुआ हो. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 जूल एनर्जी जो है प्रोड्यूसर लेवल पर है. व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल. बहुत सिंपल है, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल तक जाना है तो उसके लिए हमें पहले ट्रॉपिक लेवल देखने होंगे. और ट्रॉपिक लेवल अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, सेकेंडरी तक पहुंचना है हमें, यहाँ तक. ये प्रोड्यूसर पे यहाँ पर 20,000 है, 20,000 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,000 और 2,000 का हो जाएगा 200. यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर तक आते आते जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 200 जूल. आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से निकालना है हमें. सपोज़ करो ग्रास को डियर खाता है और डियर को लॉयन खाता है, तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है. तो यहाँ पर अगर एनर्जी है 20,000 जूल और इसका जो 10% है वो हो जाएगा हमारा 2,000.
20,000 का 10% कितना हो जाएगा? परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल है, ये 20,000 है, 2% निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय 100। 100 की 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, 2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, इसमें हमें कितना निकालना पड़ेगा? 10% निकालना है, 2% नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100। इस 100 की 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। और जब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे हम, सेकेंडरी, कहाँ जाना है हमें? सेकेंडरी कंज्यूमर पर। तो यहाँ पर जब 2000 का हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 200। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन और भी इजी है। ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और पॉन्ड की आपको एक एक फूड चेन ड्रॉ करके दिखानी है। प्रॉपर जो डायग्राम है, जैसे ग्रास अगर हम बना रहे हैं तो ग्रास बनाकर ड्रॉ करके दिखाएंगे। उसके बाद पॉन्ड में है तो पॉन्ड में फिशेस वगैरह ले सकते हैं आप। खुद सोचिए और एक एक खुद फूड चेन बनाइए इनकी।